हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग यार बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और उसमें बच्चों हमने 3 केस डिस्कस किए थे, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड जनरल पोजीशन। सही है, इन 3 पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। बच्चों, उन रिजल्ट्स को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं बेटा कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसकी वैल्यू आई थी 2 kp/r³ अलोंग द डायपोल मूवमेंट। उसकी डायरेक्शन क्या थी? अलोंग द डायपोल मूवमेंट। ओके, डायपोल मूवमेंट जिस तरफ होगा एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आएगा। इसके बाद निकाला बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना आया था? kp/r³, और उसकी डायरेक्शन थी बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट। ओके, और किसी जनरल पोजीशन पे आया था kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। फिर मैंने आपको ये प्रूव करके बताया था कि भाई इससे रिजल्ट्स हम लोग इक्वेटोरियल वाले और एक्सियल वाले रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। सही है, टॉपिक लेते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया था, आज हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और बच्चों एक चीज और, पोटेंशियल थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन देखनी नहीं पड़ती है, तो इसको डील करना थोड़ा आसान होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि वेक्टर भी इन्वॉल्व चलता है, साथ में पैरेलल मूव करता है, तो वहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर पोटेंशियल क्या थोड़ा आसान भी है। ठीक है, तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ओके, तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ये देखना चाहते हैं। ठीक है, डायपोल की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। जैसे वहां केस लिए थे हम लोगों ने, यहां भी हम 3 केस ले लेते हैं, वहां पे एक्सियल, इक्वेटोरियल, तो यहां भी बेटा 3 केसेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस बेटा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। सेकेंड इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, और लास्ट जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन। क्लियर? ये 3 सिचुएशन बेटा एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड जनरल पोजीशन। क्लियर? तो सबसे पहली जो पोजीशन बेटा, सबसे पहला जो केस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। सही है, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा? चलिए देख लेते बेटा। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यार एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, ये इसका सेंटर एज्यूम कर लेते हैं, डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए। एक्सिस का मतलब बेटा ये यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, इस जगह का हम पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो कि सेंटर लाइन से r डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, सेंटर लाइन से r डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या लिखेंगे भाई? पोटेंशियल एट पॉइंट P। बच्चों पॉइंट P का मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो बेटा पॉइंट P के पोटेंशियल के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए भाई
पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है आर डिस्टेंस पे, तो के क्यू बाई आर कितना होता है, के क्यू बाई आर। तो यहां भी सर दो पॉइंट चार्ज हैं, एक ये पॉइंट चार्ज और एक ये पॉइंट चार्ज, तो दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख दो यहां पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा यहां से के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए प्लस, बच्चों समझ गए डिस्टेंस आर माइनस ए क्यों बेटा, यहां से डिस्टेंस आर थी तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर माइनस ए। नेक्स्ट के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा था तो वहां पे स्केलर फॉर्म में चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते थे, बट बेटा पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे आपको चार्ज का साइन कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहां पे हमें चार्ज का साइन कंसीडर करना पड़ेगा, तो माइनस क्यू से बेटा डिस्टेंस कितनी हो जाए, देखो आर तो यहां से है तो इतना और एक्स्ट्रा आ गई, तो मतलब यहां से यहां कितना लेंथ हो जाए बेटा यहां तक का आर प्लस ए, तो डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। ओके, यहां से बच्चों के क्यू कॉमन ले लें तो 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। बात करें यहां पर नेक्स्ट सर इसकी वैल्यू, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल के पी, यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों आर माइनस ए आर प्लस ए, ये हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा बेटा, यहां पे एलसीएम लिया तो यहां पे ऊपर कितना आ जाएगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, सही है। तो वैल्यू आ गई बेटा ये के पी अपॉन, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2a हो गया, और यहां पर आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अगर बच्चों ऐसा बोले कि इफ सर आर ग्रेटर देन ए देन वी कैन निगलेक्ट वैल्यू ऑफ ए इन कंपैरिजन टू आर, आर के कंपेयर हम लोग ए को हटा सकते हैं। तो यहां से सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, पी नहीं क्यू है बेटा, ये क्यू और ये क्यू, ठीक है। अब के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय, इसको हम निगलेक्ट कर दे बेटा यहां से, तो आर स्क्वायर बच गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू पी, तो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल, के पी अपॉन आर स्क्वायर, सही है। तो ये आ गया बेटा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन के पी अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करो तो कितना आता था 2 के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब यहां डायरेक्शन का तो है नहीं कि सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आएगा सर, निकाल देते भाई, ये है बेटा डायपोल, ये डायपोल हो गया, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये यहां पर कोई पॉइंट P लाई कर रहा है r डिस्टेंस पर, डिस्टेंस a, सही है। अब क्या आएगा बेटा, जितना डिस्टेंस सर इस पॉइंट का नेगेटिव चार्ज से है उतना ही सेम डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से है। जब ये दोनों डिस्टेंस सेम है बच्चों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे हैं, सेम, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा भाई, डिस्टेंस r, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस डिस्टेंस ऑल्सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा पोटेंशियल 0।
तो इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, 0 ड्यू टू डायपोल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थर्ड केस क्या है बेटा, एट जनरल पोजीशन, एट जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या आएगा भाई जनरल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एक डायपोल बना लेते हैं सर। एक डायपोल ये हो गया इस तरीके से, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और हमें यहां से इधर कोई पॉइंट ले लिया एंगल थीटा पर, आर डिस्टेंस पर, इस जगह पोटेंशियल फाइंड करना है। तो जैसे बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाया था कि जनरल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको समझाया था कि जो डायपोल मूवमेंट है बेटा, इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं बिकॉज डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया बेटा डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में। भाई डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन क्या होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ डायपोल मूवमेंट। ओके, इस डायपोल का डायपोल मूवमेंट सपोज के नाजूम कर लिया हम लोगों ने P। ठीक है, ये हो गया। अब P को कर दो बेटा रिजॉल्व, तो P को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, क्या आएगा ये P cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, कितना P sin थीटा। जैसे मैंने कल बताया था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये P है तो इसका एक कंपोनेंट P cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट P sin थीटा। अब सोचो इस डायपोल के कहां पर है ये पॉइंट, एक्सियल पोजीशन पर। इस डायपोल के बेटा जो एक सिंगल डायपोल था इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, P cos थीटा एंड P sin थीटा। तो एक ही डायपोल से दो डायपोल बन चुके हैं। एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P cos थीटा, सेकंड डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P sin थीटा। तो अब आप जो पहले डायपोल था उसको भूल जाओ, इन दो डायपोल्स को देखो, एक डायपोल ये और एक डायपोल ये। ठीक है, क्या होगा बच्चा इस केस में, इस डायपोल के एक्सिस पर है पॉइंट, इस डायपोल के एक्सिस पर है तो इसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा, एक्सिस पर कितना पोटेंशियल आता है kp/r²। लेकिन सर इस डायपोल के इक्वेटोरियल पर है तो इस डायपोल की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। सही है, तो सिर्फ इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो कितना आ जाएगा पॉइंट P पर पोटेंशियल, K P की जगह पर बेटा P cos थीटा डिवाइडेड बाय r²। सर P cos थीटा क्यों लिखा, बिकॉज इसका डायपोल मोमेंट देखो ना बेटा कितना है, P cos थीटा है, तो K P बट P की जगह कितना आएगा P cos थीटा/r²। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, K टाइम्स P वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r²। दिस इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब देखो P वेक्टर डॉट r कैप को ओपन करोगे तो क्या ऑब्टेन होगा, सोचो बेटा P वेक्टर और r कैप को ओपन करें तो क्या ऑब्टेन होगा, भाई डॉट प्रोडक्ट है सर, और डॉट प्रोडक्ट ओपन करते तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है a b cos थीटा। तो P डॉट r कैप को यहां ओपन कर रहा हूं, P वेक्टर डॉट r कैप क्या आएगा बेटा, P का मैग्नीट्यूड और r कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 इंटू एंगल इनके बीच में थीटा, तो क्या बन गया ये P cos थीटा। तो मैंने बेटा P cos थीटा को ऐसे लिख दिया है यहां पर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो बच्चों। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, ये थीटा, थीटा क्या चीज है, थीटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है सर r वेक्टर एंड P वेक्टर के बीच का एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड P वेक्टर। सही है, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर वी कैन कैलकुलेट where we want find potential point, मतलब जिस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। ठीक है, समझ जाओगे भाई। तो r, तो आप लोग वैल्यू जो आएगी इस पोटेंशियल की वो कितनी आएगी, k P cos थीटा अपॉन r², वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर वी फाइंड पोटेंशियल एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर। क्लियर यहां तक, चलिए इसको मैं नोट कर देता हूं। इसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं इस तरफ। ठीक है,
ओके बच्चों, अब इस पे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को। ठीक है, अब बेटा हम लोग एक दो क्वेश्चन लेते हैं बेटा, कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं भाई, एक डायपोल है ये इधर नेगेटिव चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और ये है यहां पर आर डिस्टेंस, एंगल है 30 डिग्री। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, या P तो हम डायपोल मोमेंट यूज करेंगे तो पॉइंट A एज्यूम कर लो, ठीक है, और इसका डायपोल मोमेंट कितना बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट P, ठीक है। हमें पूछा बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट A, पॉइंट A का पोटेंशियल क्या होगा, क्लियर, पॉइंट A का पोटेंशियल कितना हो सकता है, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। अब हमारे सामने फॉर्मूला है बेटा हमारा जनरल पोजीशन के लिए Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, चलिए उसी को अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर अप्लाई करेंगे तो देखिएगा ध्यान से क्या देखने को मिलेगा हमें, एक डायपोल था इधर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये है, और बेटा यहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिस्टेंस r, इस जगह पोटेंशियल, ये एंगल है थीटा 30 डिग्री, सॉरी। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, हमें जो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें जो थीटा वो कौन सा एंगल है, थीटा की वैल्यू क्या 30 डिग्री होगी यहाँ पे या कुछ और होगी, ये हमें देखना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम कैसे देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेटा मैंने आपको बताया थीटा इज द एंगल बिटवीन जो डायपोल मूवमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। तो डायपोल मूवमेंट वेक्टर किधर आएगा बेटा, यहां पर देखो डायपोल मूवमेंट वेक्टर किधर आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इस तरफ आएगा डायपोल मूवमेंट वेक्टर, और पी वेक्टर आएगा इस तरफ, ठीक है, सॉरी आर वेक्टर इधर आएगा, आर वेक्टर इधर। अब सोचो बेटा पी वेक्टर इस तरफ है, आर वेक्टर इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना है। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करना सीखा था 11th क्लास में, क्या सीखा था कि जब दो वेक्टर बेटा ऐसे हो जाए हेड टू टेल टू टेल, भाई यहां पे दोनों के टेल हैं तो ये स्मॉलर एंगल को बोलते थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, लार्जर एंगल को हम कंसीडर नहीं करते थे, दिस इज अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्लियर, इस एंगल को बोलते थे। तो ऐसे अब यहां पे सोचा जाए कि सर पी वेक्टर इधर है, ये हो गया, आर वेक्टर इधर है, इस तरफ हो गया, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है सर, पी वेक्टर इस तरफ, आर वेक्टर इधर, बेटा ये भी हेड ये भी हेड, तो इसका मतलब यहाँ पे टेल टू टेल है, तो यहाँ पे टेल टू टेल है तो स्मॉलर एंगल क्या आएगा, ये तो लार्जर एंगल होगा, ये स्मॉलर एंगल होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा 150 डिग्री। तो थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं यहां पर, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, पोटेंशियल आएगा के पी कॉस 150 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और कॉस 150 कितना आ जाएगा, कॉस 90 प्लस 60, कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस √3 के पी अपॉन 2r स्क्वायर, दिस इज अ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है ये। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है बेटा, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है बच्चों थीटा कितना लेना है। तो थीटा मैंने आपको बता दिया है, आर वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। अब जिन स्टूडेंट्स को 11th का थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंट मतलब है, कॉन्फिडेंस है 100%, तो वो आंसर आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये इसको बेटा यहां तक बात कर रहे हैं हम लोग कि एक डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। एक पॉइंट है यहां पर 30 डिग्री पर पॉइंट ए, और एक पॉइंट है यहां पर, ये भी 30 डिग्री पर, बट यहां से डिस्टेंस आर, डिस्टेंस 2r। ये बी पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बेटा किसी चार्ज को हम लोग यहां से ऐसे मूव कराते और यहां पे ले जाके रख दिया। चार्ज कितना है Q0। Q0 चार्ज को यहां से इस तरफ लेके यहां लेके रख दिया। हमें पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन दिस प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू शिफ्ट चार्ज Q0 from A to B। ओके, शिफ्ट द चार्ज Q0 from A to B slowly या विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, स्लोली और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है ये। बच्चों हमें पूछा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मैं आपको लिखा चुका हूं बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू। ये सिर्फ तभी होता है बच्चों जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा? Q टाइम्स डेल्टा V बोल देते हैं इसको, फाइनल पोटेंशियल। तो जिस चार्ज को ले जा रहे हो दैट इज Q0, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्लियर? ये हो जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? सर फाइनल इनिशियल पॉइंट तो A है और फाइनल पॉइंट है B। अच्छा एक चीज और डाउट आ जाती है बच्चों के माइंड में कि क्या सर जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा? क्या इसको यहां से यहां ले जाने के लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा? तो एक बार देख लेते हैं बेटा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने लिखा है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 0। दो ही फोर्स वर्क करेंगे, एक तो एक्सटर्नल जो भी होगा और प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये टोटल 0। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, अब सोचो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक है बेटा, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको तो कोई मतलब ही नहीं पाथ से, बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं यार पाथ कौन सा ले रहे हो आप। ठीक है, तो फाइनली ये डेल्टा यू हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया? डेल्टा यू। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो रियलिटी में किसके इक्वल आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेगेटिव के इक्वल, इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेगेटिव के इक्वल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता नहीं ना, तो इसका भी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बेटा यहां से पाथ ऐसे लिया जाए, कोई ऐसे पाथ ले लो, मतलब डिपेंड करेगा ही नहीं, पाथ इंडिपेंडेंट, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन आ रहा है वो फाइनली है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेगेटिव ही तो है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा कंजर्वेटिव, इसलिए उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए Q0। अब सर फाइनल पोटेंशियल लिख दो, फाइनल, तो यहां से ले गए यहां पर, तो दिस इनिशियल एंड दिस फाइनल, तो क्या आएगा? K P cos एंगल कितना बेटा? अभी मैंने आपको समझाया है, R वेक्टर किधर आएगा बच्चों? इस तरफ, और सॉरी P वेक्टर इधर, R वेक्टर इधर, तो P इधर R इधर, कितना एंगल आएगा इनके बीच में? ये 150 डिग्री, 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 2R का होल स्क्वायर माइनस KP cos 30 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज अ वर्क डन। सही है, आई होप आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो इस टाइप से बेटा हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं इस पर।
ओके बच्चों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे ड्यू टू डाइपोल। अब बेटा हम बात करते हैं किसी डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है, नॉन यूनिफॉर्म में कितना टॉर्क लगता है। सही है, या हम ये कह सकते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल सही है बेटा। डाइपोल पर टॉर्क कितना लग रहा है सर, ठीक है। कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इस पर टॉर्क लगाएगा, ठीक है बच्चों। इसको मैं दो केसेस में स्टडी करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यूनिफॉर्म बोल दिया। और सेकंड केस पैरेलली ले लेते हैं इसके कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा यहां पर, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसा है, यूनिफॉर्म। ओके चलिए अब हम बात करते हैं सर टॉर्क कैसे लगेगा, कितना लगेगा, देखते हैं ध्यान से बेटा। तो बच्चों सबसे पहले ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरीके से ड्रॉ किया और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी आपके कि भाई ये डिस्टेंस हर जगह सेम रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और एंगल थीटा, ठीक है। ये है बच्चों नेगेटिव चार्ज और ये है बेटा पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइपोल, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक 2a। कितना डिस्टेंस है ये, 2a। क्लियर, डिस्टेंस 2a। भाई डाइपोल्स के बीच में हम लोग दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं स्टैंडर्ड वो क्या है, 2a। अब इस पर बेटा फोर्स कितना लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E। और यहां पर फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यही फोर्स लगेगा। अब हम बात करें सर इस डाइपोल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। तो आप देखो रे बेटा ऑब्जर्वेशन से कितना आएगा भाई, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आ जाएगा भाई, 0। नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, 0। क्यों, देख पा रहे हो, Q इधर, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0, ठीक है। ऑलवेज यही होगा, सही है। मतलब बेटा एक पॉइंट हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म सही है, नॉन यूनिफॉर्म की अलग रामायण है, सही है, यहां की बात कर रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म में, तो नेट फोर्स क्या आएगा बेटा, ऑलवेज 0, बिकॉज भाई QE और QE, बेटा जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा, बिकॉज डाइपोल में कंडीशन क्या है, प्लस Q है तो ये माइनस Q होगा। सर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहना और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, तो नेट फोर्स क्या आएगा, ऑलवेज 0।
अब बात करते हैं बच्चों 11th क्लास के टॉर्क की। सर हमने टॉर्क कैसे पढ़ा था, ठीक है। अब टॉर्क लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, ये जो यहां पर जो फोर्स लग रहे हैं, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल, मतलब ये जो फोर्स लग रहे हैं बेटा, जैसे एक फोर्स लग रहा है इस साइड और एक लग रहा है इस साइड, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतने मैग्नीट्यूड इसका है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये फोर्स फॉर्मेशन करते हैं कपल टॉर्क का। कपल टॉर्क मतलब ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये फोर्सेस कपल टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है। खैर वो नाम है उसमें मत जाओ। अब क्या टॉर्क कैसे लिखेंगे सर, तो टॉर्क लिखने का तरीका बेटा इस टाइप के, यहां पर कैसे क्या होता है, जब दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के आ जाएं और डायरेक्शन अपोजिट आ जाए तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये लाइन ऑफ एक्शन है बेटा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स और दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ठीक। ये है बेटा 2a, सामने वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2a साइन थीटा। समझ आता है डिस्टेंस कैसे लिखी मैंने बेटा, ये 2a है, एंगल थीटा, तो 2a के सामने वाली साइड क्या आएगी, 2a साइन थीटा। बच्चों जैसे वेक्टर में याद है आपको, ये r है तो सामने वाली साइड r cos थीटा और ये r साइन, सॉरी सामने वाली साइड r साइन थीटा और ये r cos थीटा, तो 2a थीटा, तो सामने क्या है बेटा 2a साइन थीटा। तो यहां पे टॉर्क कैसे लिखते हैं बच्चों, यहां पर कपल टॉर्क के केस में कोई भी एक फोर्स ले लो, इनमें से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, क्लियर। तो फोर्स कितना है सर, ये QE, और डिस्टेंस क्या है सर इनके बीच में, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो आप समझ गए होंगे बेटा, ये Q इंटू 2a तो P बन जाएगा, तो P इंटू E इंटू क्या आ गया, ये साइन थीटा, PE साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया बेटा PE साइन थीटा। अब सोचो सर ये टॉर्क जो है कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर है बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर, P क्रॉस E वेक्टर। अब कोई स्टूडेंट बोले सर P क्रॉस E लिख दिया आपने, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेम पॉसिबिलिटी थी, P साइन थीटा था, तो कैसे पता चल रहा था यहां पे, तो सुनिएगा ध्यान से बेटा। जैसे ये समझ लेते हैं, ये डाइपोल है एक तरीके से, ये पेन जो दिख रहा है वो डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव। पहले तो ये देखें दोनों फोर्स जो है इस डाइपोल को घुमाएंगे कैसे, तो बेटा ये जो फोर्स इधर लगेगा तो वो ऐसे खींचेगा तो क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, ये इधर लग रहा है तो ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी दोनों फोर्स का काम है इस डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट कराना। यानी यहां पर टॉर्क जो लग रहा है फोर्सेस का, उनकी टेंडेंसी क्या है इस डायपोल को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की, ठीक है। दोनों ही फोर्स बेटा इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें सर वेक्टर से P क्रॉस E से, तो बेटा P क्रॉस E करें और हम E क्रॉस P करें तो सर क्या होगा, तो बच्चों P क्रॉस E किधर आएगा, देखो P वेक्टर तो है नेगेटिव टू पॉजिटिव इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो P तो इधर हो गया बेटा, क्रॉस E इधर है, तो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड, रोटेशन का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, समझ रहे हो, तो P क्रॉस E कैसे डायरेक्शन आएगा, इनवर्ड आएगा। लेकिन सर ये घूमने का जो सेंस होता है वो ये फिंगर्स बताते हैं, हमारे बॉडी के घूमने के सेंस को कौन बताता है, फिंगर्स के, बॉडी घूमेगी कैसे, इस टॉर्क की वजह से। तो P क्रॉस E, देखो P इधर है E इधर हो गया, तो फिंगर्स कैसे घूम रहे, देखो क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहे, क्लॉकवाइज। अगर हम लोग E क्रॉस P करते गलत हो जाता, E P इस तरफ तो गलत हो जाता, क्योंकि ये फिंगर्स हमारे ऐसे घूम रहे एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इसके रोटेशन की टेंडेंसी क्या है बेटा, क्लॉकवाइज। यानी हमारे फिंगर्स बताते बॉडी के घूमने का सेंस। जैसे टॉर्क अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं बॉडी अंदर घूमेगी, टॉर्क तो एक्सियल वेक्टर है तो वह एक्सिस के अलोंग होता है, घूमने का सेंस तो फिंगर्स बताएंगे,
सही है। तो P क्रॉस E, तो बेटा टॉर्क अंदर आ रहा है, बट घूमने का सेंस क्या आएगा, क्लॉकवाइज। ये आ गया P क्रॉस E, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं बेटा, ये आ गया टॉर्क यहां पर P E sin थीटा या P क्रॉस E, समझ रहे हो। अब सर क्या टॉर्क की वैल्यू, यहां पर हम थोड़ा डिस्कशन करें, डिस्कशन अबाउट टॉर्क, ठीक है। डिस्कशन अबाउट टॉर्क। टॉर्क के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, टॉर्क के बारे में देखते हैं भाई क्या है। तो बेटा सबसे पहले हम एक चीज देखें कि सर क्या टॉर्क जीरो हो सकता है। हाँ हो सकता है यार, कैसे, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा आ रही है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन थीटा मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, तो यानी कि टॉर्क मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, थीटा टॉर्क जो है बेटा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, टॉर्क यहां से प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इट मींस टॉर्क may be जीरो, नॉन जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगल थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग बेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सर इसका जो वेरिएशन है वो कैसा आएगा टॉर्क का, अरे भाई इसमें कौन सी दिक्कत है, टॉर्क और थीटा के साथ कैसा रिलेशन आ जाएगा, ठीक। और यहां थीटा कितना 180, थीटा कितना यहां पर 180। सबसे ज्यादा टॉर्क कहां लगेगा बेटा, जब थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, उस टाइम पे टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। उस टाइम पे टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। और 180 में वापस जीरो, थीटा जीरो पर जीरो टॉर्क होगा, समझ रहे हो। सबसे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा बेटा, जब एंगल क्या आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, जब एंगल 0 डिग्री टॉर्क जीरो होगा, 180 डिग्री तब भी टॉर्क जीरो होगा, और 90 डिग्री पर टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम, ओके। अब हम बात करते हैं सर यहां पर टॉर्क की बात करें तो 0 डिग्री वाली सिचुएशन बनाऊं मैं यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और बेटा डायपोल रख दिया मैंने ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, ये डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डायपोल मूवमेंट इधर, एंगल कितना बेटा इनके बीच में 0, तो यहां पर क्या आएगा, फोर्स तो आपको पता है हमेशा ही 0 होना है बेटा, फोर्स तो 0 ही होना है, और टॉर्क ऑल्सो यहां पर 0, सही है। टॉर्क भी यहां पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। 180 डिग्री वाली सिचुएशन बना सकते हैं सर हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डायपोल को ऐसे रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कैसे लग जाएगा बेटा, इस तरफ, नेगेटिव पर लग जाएगा फोर्स इस तरफ, तो नेट फोर्स तो 0 है और टॉर्क भी 0। टॉर्क 0 क्यों हो रहा है सर इनका, बिकॉज बेटा जो लाइन ऑफ एक्शन है इनकी सेम हो गए। देखो थोड़ा बहुत याद है 11th क्लास में, ये फोर्स इधर, जब ये दोनों के फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ही सेम हो गए, दोनों फोर्स बेटा एक ही लाइन में लग रहे हैं। देखो यहां पर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग थे, उनके बीच का गैप देखना था, गैप से मल्टीप्लाई करना था, बट अब यहां पे क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गए, तो लाइन के बीच में गैप क्या हुआ, 0 गैप। 0 गैप हुआ तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। तो यहां भी क्या आएगा बेटा, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क ऑल्सो 0, ठीक है। यहां पर हम बात करें सर परपेंडिकुलर सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डायपोल इधर, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किधर लग जाएगा, इस तरफ, और नेगेटिव पर इस तरफ। यहां पे लाइन ऑफ एक्शन के बीच का बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो टॉर्क यहां पर क्या आएगा, मैक्सिमम, कितना, P इंटू ई, और फोर्स अभी भी 0, फोर्स अभी भी 0, क्लियर। इस तरीके से समझ रहे बेटा। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहां पे टॉर्क 0 और यहां पे टॉर्क मैक्सिमम, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट, सर अगर एंगल जो थीटा है
थीटा एंगल जो है स्मॉल हो जाए, स्मॉल हो जाए तो उस केस में क्या आएगा, तो बच्चों टॉर्क इज इक्वल टू ये लिखा है पी ई साइन थीटा। ओके, एंगल स्मॉल हो जाए तो थीटा, ये इसको हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, केवल थीटा अज्यूम कर सकते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ई अपॉन आई इंटू थीटा। सही है, ये हो जाएगा। अब सोचो बेटा अल्फा का सेंस और थीटा का सेंस क्या है, देखो थीटा का सेंस है बेटा ऐसे, थीटा इधर मेजर किया हुआ है, बॉडी घूमना ऐसे चाह रही है, इसकी टेंडेंसी इधर है घूमने की, तो थीटा इधर अल्फा इधर, तो हम लोग माइनस साइन यूज कर सकते हैं यहां पर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क सॉरी अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई अपॉन आई, I is a moment of inertia into theta. तो this is a differential equation of SHM, angular SHM। ये क्या है बेटा, differential equation of angular SHM। भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं यहां से आगे बेटा लास्ट जो सेक्शन है उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। ये हो गया बेटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, इसको इधर लेके आ जाओ, ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 वेयर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ, कितना आ जाए बेटा ओमेगा की वैल्यू पीई अपॉन आई, पीई अपॉन आई। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन पीई, दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। बेटा ये कब आएगा, जब आप इस डायपोल को एक स्मॉल एंगल पर देखो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, हल्का सा छोड़ दो, फिर तो ये क्या करता रहेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा, क्या करता रहेगा, एंगुलर एसएचएम। उसका टाइम पीरियड क्या आएगा मोशन का, ये टाइम पीरियड ऑफ मोशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन पीई, आई अपॉन पीई, आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस एक्सिस, कितना आएगा इस डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इधर नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा सर, नॉन यूनिफॉर्म में बच्चों मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एक डायपोल हमने ऐसे रख दिया, किसी भी ओरिएंटेशन में रखा, मान लो ऐसे रख दिया। अब यहां पर बेटा फोर्स Q इंटू E1 और ये फोर्स Q टाइम्स ऑफ E2, ये हो गया E1 एंड E2। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फोर्स, नेट फोर्स मे और मे नॉट बी 0। बेटा ये फोर्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। यहां कंफर्म क्या आएगा 0, बट यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, यहां पर आप कुछ भी नहीं कह पाओगे, यानी कि ये सिचुएशन डिपेंडेंट चीज हो जाएगी। टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे ही फोर्स बेटा 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर, तो ये बेटा हमने टॉपिक स्टडी किया है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी डायपोल पर कितना टॉर्क लगता है। ठीक है।